Welcome to Kanajia study material to topic is Indian geography history. भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 1. धर्म ग्रंथ 2, ऐतिहासिक ग्रंथ 3, विदेशियों का विवरण 4, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। 1. बांग्लादेश लंबाई 4096.7 किलोमीटर। भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व बंगाल 2। चीन लंबाई 3488.0 किलोमीटर। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश 3। पाकिस्तान लंबाई 3323.0 किलोमीटर। भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर 4। नेपाल लंबाई 1751.0 किलोमीटर। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड 5। म्यांमार लंबाई 1643.0 किलोमीटर। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर 6। भूटान लंबाई 699.0 किलोमीटर। भारतीय राज्य सिक्किम, असम, बंगाल व अरुणाचल प्रदेश 7। अफगानिस्तान लंबाई 106.0 किलोमीटर। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कुल 15,106.7 किलोमीटर। नोट: भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। बांग्लादेश, बंगाल, चीन, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, नेपाल, बिहार, म्यांमार, मिजोरम, भूटान, असम, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। भारत के प्रमुख दर्रे: काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर, शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, बड़ालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, माना दर्रा, उत्तराखंड, नीति दर्रा, उत्तराखंड, नाथूला दर्रा, सिक्किम, जैलिपला दर्रा, सिक्किम, बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा, मणिपुर। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। 1. उत्तरी पर्वतीय मैदान 2. विशाल मैदान 3. प्रायद्वीपीय पठार 4. मरुस्थलीय प्रदेश 5. समुद्रतटीय मैदान भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उतल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 1. पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर,
इसका विस्तार सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य है। 2. हुमायूं हिमालय 320 किमी, इसका विस्तार सतलुज एवं काली नदियों की मध्य है। 3. नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। 4. असम हिमालय 720 किलोमीटर, इसका विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। 1. ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। के 2 या गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर्स, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2. हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट व नामचाबरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। नोट: बृहद हिमालय लघु हिमालय समेत सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। 3. हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागतीवा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। वृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। नोट: लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। 4. शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम इन्हें दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे द रिवर ऑफ एफेमेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी
1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट के दर्रे एक थाल घाट दर्रा ऊंचाई 580 मीटर, ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। 2 घोर घाट दर्रा ऊंचाई 520 मीटर, ये मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। 3. पाल घाट दर्रा ऊंचाई 530 मीटर है, ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। 4 सिनकोट दर्रा ऊंचाई 280 मीटर, ये त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी ऊंचाई 2696 मीटर है। नोट: अनैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1. कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट। 2. कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं 3. गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पारादीप ओडिशा, कोलकाता, बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट, चेन्नई, चिल्का, पुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1.
गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट 2। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट तथा 3। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागोवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, न्हावाशोवा महाराष्ट्र। नोट: सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। 1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप। 2. लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नोट: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट: विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पील 730 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है, जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। नोट: भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी,
कच्छ की खाड़ी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान 730 मीटर माउंट डियोवाली, मध्य अंडमान 515 मीटर माउंट कोयोबो, दक्षिणी अंडमान 460 मीटर माउंट हैरियट, दक्षिणी अंडमान 450 मीटर माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार 462 मीटर। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, डुकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार खाड़ी द्वीप तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। नोट सेतुसमुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। महत्वपूर्ण जानकारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जलवितरिकाओं में बंटती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, संगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपिली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़, चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगे तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। भारत की नदियां 1. नदी सतलज संगम मुहाना तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल, ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर, लंबाई किलोमीटर। चिनाब नदी विशेष शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। 2. नदी सिंधु संगम मुहाना तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाब हिन्नत से लंबाई किलोमीटर, अरब सागर विशेष इसकी सहायक नदियां है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। 3. नदी रावी संगम मुहाना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप लंबाई किलोमीटर, चिनाब नदी विशेष 4। नदी व्यास संगम मुहाना हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर लंबाई किलोमीटर, हरिके, कपूरथला के समीप सतलज नदी विशेष कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। 5. नदी झेलम संगम मुहाना बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील लंबाई किलोमीटर, चिनाब नदी विशेष श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। 6. नदी गंगा संगम मुहाना गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। 7. नदी यमुना संगम मुहाना बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर, लंबाई किलोमीटर, प्रयाग, इलाहाबाद में गंगा नदी विशेष इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां से यमुना में मिलती है। 8. नदी चंबल संगम मुहाना मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी ऊंचाई समुद्र तल से 843 मीटर, लंबाई किलोमीटर, इटावा ऊपर से 38 किमी दूर यमुना नदी विशेष देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी। 9. नदी रामगंगा संगम मुहाना नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग लंबाई किलोमीटर, कन्नौज के निकट गंगा नदी विशेष खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। 10. नदी शारदा काली गंगा संगम मुहाना कुमायूं हिमालय का मिलम हिमनद लंबाई किलोमीटर, बहराम घाट के समीप घाघरा नदी विशेष इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया। 11. नदी घाघरा या करनालिया कोरियाला संगम मुहाना नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम में पसातुंग हिमानी लंबाई किलोमीटर, सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी विशेष शिवालिक को पार करते समय शीशपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं।
12. नदी गंडक नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी संगम मुहाना पटना के समीप गंगा नदी लंबाई किलोमीटर पटना के समीप गंगा नदी विशेष सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। 13. नदी कोसी संगम मुहाना गोसाइन थान छोटी के उत्तर में लंबाई किलोमीटर काराकोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी विशेष इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचूक है। सहायक नदियां हैं यारू सूनकोसी तामूर कोसी इंद्रावती लीखू दूध कोसी भोट कोसी तांबा कोसी आदि। 14. नदी बेतवा या वेत्रवती संगम मुहाना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत लंबाई किलोमीटर हमीरपुर के समीप यमुना नदी विशेष ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण। 15. नदी सोन संगम मुहाना अमरकंटक की पहाड़ियां लंबाई किलोमीटर पटना के समीप गंगा नदी विशेष नर्मदा के समीप उद्गम। 16. नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांपू तथा असम में दिहांग संगम मुहाना तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंग डुंग हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर लंबाई किलोमीटर बंगाल की खाड़ी विशेष प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग लोहित कामेंग सुबनसिरी मानस उथिमारी धन सिटी पगलडिया तीस्ता बांग्लादेश में। 17. नदी नर्मदा संगम मुहाना विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर लंबाई किलोमीटर खंभात की खाड़ी विशेष जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती हैं। 18. नदी ताप्ती संगम मुहाना बैतूल जिले मुप्रक के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से लंबाई किलोमीटर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी विशेष डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। 19. नदी महानदी संगम मुहाना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप लंबाई किलोमीटर बंगाल की खाड़ी कटक के समीप विशेष ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां है। 20. नदी क्षिप्रा संगम मुहाना इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी लंबाई किलोमीटर चंबल नदी विशेष इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। 21. नदी माही संगम मुहाना धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहत झील लंबाई किलोमीटर खंभात की खाड़ी विशेष इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। 22. नदी लूनी संगम मुहाना अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत लंबाई किलोमीटर कच्छ की रन विशेष यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई सूकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 23. नदी सोम संगम 21. नदी माही संगम मुहाना धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहत झील लंबाई किलोमीटर खंभात की खाड़ी विशेष इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। 22. नदी लूनी संगम मुहाना अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत लंबाई किलोमीटर कच्छ की रन विशेष यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई सूकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 23. नदी सोम संगम मुहाना उदयपुर जिले के पीछामेड़ा नामक स्थान पर लंबाई किलोमीटर वेणेश्वर के समीप मही नदी विशेष जोखम गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। 24.
नदी साबरमती संगम मुहाना, उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील लंबाई किलोमीटर, खंभात की खाड़ी विशेष 25। नदी बनास अर्थात वन की आशा, संगम मुहाना, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद जिला लंबाई किलोमीटर, चंबल रामेश्वरम के नजदीक विशेष। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी खारी, मोरेल है। 26. नदी बाणगंगा संगम मुहाना, बैराट की पहाड़ी, जयपुर लंबाई किलोमीटर, यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप विशेष। इस पर जमवारामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 27. नदी कृष्णा संगम मुहाना, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर, लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। 28. नदी गोदावरी संगम मुहाना, नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी, लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष। इसे वृद्ध गंगा या गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा। 29. नदी कावेरी संगम मुहाना, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर, लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष। इसे भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिवसमुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। 30. नदी तुंगभद्रा संगम मुहाना, कर्नाटक में घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम, लंबाई किलोमीटर, कृष्णा नदी विशेष। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। 31. नदी पेन्नार संगम मुहाना, नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना के सावा पहाड़ी, कर्नाटक, लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष। इसकी सहायक नदियां हैं पाभनी तथा चित्रावती। 32. नदी दक्षिणी टोंस संगम मुहाना, कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसाकुंड जलाशय, लंबाई किलोमीटर, सिरसा के समीप गंगा नदी विशेष। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। 33. नदी पेरियार संगम मुहाना, पेरियार झील, लंबाई किलोमीटर, विशेष। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। 34. नदी उमियम संगम मुहाना, उमियम झील, मेघालय, लंबाई किलोमीटर, विशेष। यह एक छोटी नदी है। 35. नदी हुगली संगम मुहाना, यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया, बंगाल के गंगा से अलग होती है। लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। 36. नदी बैगाई संगम मुहाना, कंडन मणिकनियूर घाट में मदुरै के समीप, तमिलनाडु, लंबाई किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी विशेष। कुमम, वर्षानाड, सरिलियार, देवियार, बराह तथा मंगलार। स्रोत नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 के परिशिष्ट 3 से ली गई है। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, ओडिशा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है।
भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किमी 2, राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, क्षेत्रफल 160 किमी 2, जम्मू कश्मीर में है। बुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन्स कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लेयास कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में शिट कहते हैं। सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर गहरे पानी की झील है। सांभर झील बॉल्सन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू लेक, सिक्किम है। तीस्तांदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई, गुजरात, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर, राजस्थान एवं गांधी सागर, मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर, नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर, तेलंगाना, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा, कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील, मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील, केरल, एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरनी, कालंजी, कलंगी एवं स्वर्णामुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश, नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। झील एवं संबंधित राज्य। 1. डल झील संबंधित राज्य, जम्मू कश्मीर 2। वुलर झील संबंधित राज्य, जम्मू कश्मीर 3। बैरीनाग झील संबंधित राज्य, जम्मू कश्मीर 4। मानसबल झील संबंधित राज्य, जम्मू कश्मीर 5। राजसमंद झील संबंधित राज्य, राजस्थान 6। पिछौला झील संबंधित राज्य, राजस्थान 7। सांभर झील संबंधित राज्य, राजस्थान 8। सातताल झील संबंधित राज्य, उत्तराखंड 9। नैनीताल झील संबंधित राज्य, उत्तराखंड 10। राक्सताल झील संबंधित राज्य, उत्तराखंड 11। मालाताल झील संबंधित राज्य, उत्तराखंड 12। हुसैन सागर झील संबंधित राज्य, आंध्र प्रदेश 13।
पुलिकट झील संबंधित राज्य तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश 14, लोकटक झील संबंधित राज्य मणिपुर 15, नागिन झील संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर 16, शेषनाग झील संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर 17, अनंतनाग झील संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर 18, लुनकरनसर झील संबंधित राज्य राजस्थान 19, जयसमंद झील संबंधित राज्य राजस्थान 20, फतेह सागर झील संबंधित राज्य राजस्थान 21, डीडवाना झील संबंधित राज्य राजस्थान 22, देवताल झील संबंधित राज्य उत्तराखंड 23, नौकुचियाताल संबंधित राज्य उत्तराखंड 24, खुरपाताल संबंधित राज्य उत्तराखंड 25, कोलेरू झील संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश 26, चिल्का झील संबंधित राज्य ओडिशा 27, लोनार झील संबंधित राज्य महाराष्ट्र 28, बेम्बानड झील संबंधित राज्य केरल 29, अष्टमुदी झील संबंधित राज्य केरल 30, पेरियार झील संबंधित राज्य केरल स्रोत एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात जोग या गरसोप्पा नदी, शरावती नदी ऊंचाई मीटर 255 मीटर 1। जलप्रपात येन्ना नदी, नर्मदा नदी ऊंचाई मीटर 256 मीटर 2। जलप्रपात शिवसमुद्रम नदी, कावेरी नदी ऊंचाई मीटर 257 मीटर 3। जलप्रपात गोकक नदी ऊंचाई मीटर 258 मीटर 4। जलप्रपात पायकारा नदी, नीलगिरी क्षेत्र ऊंचाई मीटर 259 मीटर 5। जलप्रपात चूलिया नदी, चंबल नदी ऊंचाई मीटर 260 मीटर 6। जलप्रपात पुनासा नदी, चंबल नदी ऊंचाई मीटर 261 मीटर 7। जलप्रपात बिहार नदी, टोंस नदी ऊंचाई मीटर 262 मीटर 8। जलप्रपात धुआधार नदी, नर्मदा नदी ऊंचाई मीटर 263 मीटर 9। जलप्रपात हुंडरू नदी, स्वर्णरेखा नदी ऊंचाई मीटर 264 मीटर। भारत की जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में आरंभ की गई थी, तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। एक, उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया में आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं।
2. दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। 1. शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। 2. ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। 3. वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। 4. शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। नोट: ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी-फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम्रवर्षा मैंगो शॉवर कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्णदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती हैं, जिसके कारण विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। 1 अरब सागर की शाखा, 2 बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट मॉनसून बर्स्ट कहा जाता है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दीपक मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है।
इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण 1. दक्षिणी पश्चिम मानसून समयावधि जून से सितंबर वर्षा 73.7% 2. परवर्ती मानसून काल समयावधि अक्टूबर से दिसंबर वर्षा 13.3% 3. पूर्व मानसून काल समयावधि मार्च से मई वर्षा 10.0% 4. शीत ऋतु या उप मानसून समयावधि जनवरी फरवरी वर्षा 2.6%। भारत की मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न हैं। 1. जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल, 2. काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, 3. लाल मिट्टी रेड सॉइल, 4. लेटेराइट मिट्टी लेटराइट सॉइल। भारत की कृषि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की भी अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। नोट: राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनएफसी) ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए जाएं। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ई एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ई में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2013 से 14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 13.9% है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। नोट: मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फॉस्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है।
पोटाशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्टा व लिबेरिका। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन का 40% अरहर, तूर को लाल चना तथा पिजन-पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। एक, रबी की फसल, यह अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। 2. खरीफ की फसल, यह जून से जुलाई में बोई जाती है और नवंबर-दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि। 3. गर्मा फसल, यह मई से जून में बोई जाती है और जुलाई से अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और कन्नौजिया स्टडी मटेरियल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।